तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने सीमेंट की कंपोजिशन को पढ़ा था इन डिटेल और ये जाना था कि जो सीमेंट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं उनका परसेंटेज कितना होता है और उन सब का क्या यूज़ होता है इन सीमेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं वोक्स कंपाउंड के बारे में कि वो कंपाउंड क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो लोग कल नहीं थे। तो ये हम लोगों ने जाना था कि सीमेंट में दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दो ही होते हैं, आर्गिलिशियस मटेरियल्स एंड सेकंड वन इज द कैलकेरियस। कैलकेरियस का मतलब इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वो 80% होता है। और आर्गिलिशियस में जिसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है या फिर लाइम सॉरी सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सारी चीज़ें होती हैं आर्गिलिशियस में। तो 20 पार्ट हम लोग आर्गिलिशियस मटेरियल का लेते हैं और 80 पार्ट्स क्या लेते हैं, कैलकेरियस। उन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सीमेंट का हमारा रॉ मिक्स प्रिपेयर होता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे आपको। आर्जिलिशियस का जो एग्जांपल है स्लेट, शेल, क्ले, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एक्सेट्रा। सिमिलरली कैलकेरियस का एग्जांपल बताया था लाइमस्टोन, चॉक, मरीन शेल, मार्ल, सीमेंट रॉक। हो सकता है आपको ये क्लियर ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आप सुन भी रहे हो साथ ही साथ। तो जब इनकी प्रोपोर्शनिंग करते हैं तो टोटल इसमें आप देखेंगे टोटल 9 इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट लाइम, इसका यूज इन डिटेल बता चुका हूं मैं। सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट जो कि जिप्सम के फॉर्म में होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.H2 यानी कि जिप्सम के फॉर्म में होता है। यहाँ कैल्शियम सल्फेट लिखा गया, रीजन है इसके पीछे, ये एक्सप्लेन करेंगे। आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राईऑक्साइड, अल्कलीज। और ये बताया था मैंने, सल्फर ट्राईऑक्साइड और अल्कलीज जो हैं ये मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी के लिए। इनका सीमेंट में कोई यूज नहीं है, दीज आर इम्पार्ट निगेटिव प्रॉपर्टीज इन द सीमेंट। बट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके आते हैं तो उनके साथ ये इनबिल्ट होते हैं, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इनका ये यहाँ पे मैंने रेंज लिख रखा था और ऑन एन एवरेज ये इतना होता है। ठीक है, सबका फंक्शन आपको बता रखा हूँ, फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, अगर जिसको लिखना हो नोट कर ले। तो ये है लाइन, ठीक है, इट कंट्रोल्स स्ट्रेंथ। आप पढ़ लीजिए, ये सारा कुछ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में। तो ये लाइन का फंक्शन हो गया। दूसरा, सिलिका क्या करता है सीमेंट में, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। सिलिका इज फॉर सिलिका, लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे सिलिका। ये सिलिका के बारे में पूरा कुछ है, ये लाइन वाला था, आप पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट एल्यूमिना का जो है वो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम के फॉर्म में मिलाते हैं, उसका फंडा मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं जूम इन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग लिख पाएँ। ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। और नेक्स्ट आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड कलर के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। कलर के अलावा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज इट ऑल्सो इम्पार्ट हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट बाय फ्यूजिंग द लाइम एंड सिलिका टुगेदर व्हाइल बर्निंग। अगर आयरन ऑक्साइड सीमेंट के इंग्रेडिएंट में नहीं होगा तो कलर अगर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लाइम में सिलिका फ्यूज नहीं होगा तो वोक्स कंपाउंड नहीं बन पाएंगे। दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये आयरन ऑक्साइड हो गया। ये आपका हो गया मैग्नीशिया, कलर भी देता है, साथ साथ इसमें एक और प्रॉपर्टी है, इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस टू मेक, इफ इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस इट मेक सीमेंट अनसाउंड। ये एक डिमेरिट है और एक कलर और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आया था सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो इसकी कोई पॉजिटिव बात नहीं, पूरा नेगेटिव है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसाउंडनेस। अल्कलीज, ये सारा कुछ इफ्लोरेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन डिटेल सारा कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। आज जो हमको पढ़ना है हम उस पर चलते हैं सीधे। तो यहाँ से जो ये रॉ मटेरियल्स थे इनको मिल में डाल करके क्रश कर लिया जाता है। ठीक है, क्रश होने के बाद एक सीलो होता है या फिर एक स्टोरेज टैंक होता है जिसमें क्रश्ड रॉ मटेरियल्स पड़े होते हैं। उसके बाद इन सबको चार्ज करते हैं रोटरी किलन में, या फिर कह सकते हैं इनको रोटरी किलन में डाला जाता है जहाँ पे इनकी बर्निंग होती है और फिर आगे जाकर के एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बनाते हैं जिसको कहा जाता है क्लिंकर्स या फिर वोक्स कंपाउंड या वोगस कंपाउंड। तो ये डायग्राम है, लाइन डायग्राम है फॉर रोटरी किलन। इन रियल अगर रोटरी किलन को देखना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है, दिस इज द रोटरी किलन। ठीक है, तो इसी का लाइन डायग्राम मैंने बनाया है और इसके बारे में हम जानेंगे कि पहले कौन सा वो कंपाउंड बनता है और कितना परसेंटेज होता है, किस वो कंपाउंड का क्या फंक्शन होता है सीमेंट में। तो इसी किलन का, रोटरी का मतलब रोटेट करते रहता है, उसका ये लाइन डायग्राम है। तो अगर इसको देखें आप ध्यान से, तो यहाँ से रॉ मटेरियल एंटर कर रहा है और यहाँ से
फ्लेम है, मतलब यहाँ से बर्निंग को बताया जा रहा है, यहाँ पे फ्लेम है। तो फ्लेम के जस्ट आगे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और इसके पीछे टेम्परेचर कम होगा, तो ये हो गया कूलिंग जोन, ठीक है, क्योंकि देखिए फ्लेम के पीछे है कूलिंग जोन। तो इसमें टोटल 4 जोन है। फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन जोन, कैल्सिनेशन जोन, क्लिंकरिंग जोन, आप देख सकते हैं क्लिंकरिंग जोन, एंड देन लास्ट इज कूलिंग जोन। आप ऐसे मत सोचिएगा कि इधर से इधर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो यहाँ तो और ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया फ्लेम इधर है ना कि इधर है, तो ये कूलिंग जोन हो गया। और सबका टेम्परेचर रेंज दे रखा है 50 डिग्री से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है डिहाइड्रेशन जोन, 600 से 1350 यानी 1350 तक क्या होता है कैल्सिनेशन जोन, और 1350 से 1450 तक क्या होता है क्लिंकरिंग जोन। उसके बाद क्या हो जाता है कूलिंग जोन, फिर टेम्परेचर उधर क्या हो जाता है कम हो जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है सीमेंट कितने टेम्परेचर पे बनता है, तो ऑब्वियस ही बात है प्रोसेस पे डिपेंड करता है वेदर इट इज़ ड्राई प्रोसेस और द वेट प्रोसेस, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं 1400 से 1600 के बीच में सीमेंट बन जाता है, ठीक है। क्यों रेंज बताया मैंने, बिकॉज ऑफ 2 प्रोसेसेस हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज द ड्राई प्रोसेस, सेकंड वन इज द वेट प्रोसेस, प्रोसेस पे डिपेंड करता है, तो रेंज याद रखिए आप, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन जोन को पहले देखते हैं। यहाँ से आपने रॉ मटेरियल इंटर किया, इस वाले चैम्बर से रॉ मटेरियल यहाँ गया, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल में कुछ मॉइस्चर कंटेंट तो होगा, तो मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकल जाएगा, मतलब पहले वाटर फ्री हो जाएगा। कितने टेम्परेचर पे आप सबको तो पता ही है वाटर कितने पे इवेपोरेट हो जाता है, 100 पे बॉयल करता है, तो 100 डिग्री के आसपास समवेयर हेयर। जैसे रॉ मटेरियल आगे जाएगा सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा वाटर, फिर क्ले का डिकम्पोजिशन होगा। क्ले का डिकम्पोजिशन होने का मीनिंग क्या है, अब क्ले का डिकम्पोजिशन कितने पे होगा, क्योंकि क्ले में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो क्ले के डिकम्पोजिशन की बात की जाए तो क्ले समवेयर हेयर अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास क्ले डिकम्पोज होगा। क्ले डिकम्पोज होने का मीनिंग क्या है, उसमें से सिलिका बाहर आएगा, एल्यूमिना टूट के बाहर आ जाएगा, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ये सब अलग अलग हो गए जो क्ले के अंदर थे। नेक्स्ट, तो डिहाइड्रेशन जोन में 2 फंक्शन होता है, पहले वाटर इवेपोरेट होता है फ्री हो जाता है, दूसरा क्ले डिकम्पोज कर जाता है, मतलब वो सारे इंग्रेडिएंट्स में टूट जाता है। फिर जब रॉ मटेरियल आगे चलता है यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ता है, तो जैसे ही कैल्सिनेशन जोन में एंटर होता है, कैल्सिनेशन जोन में एंटर होते हैं, यहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। कैल्सिनेशन जोन में 4 चीज़ें होती हैं, लाइमस्टोन डिकम्पोज होता है यानी कि कैल्केरियस मटेरियल डिकम्पोज होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ C3A बनता है, क्या है डिटेल में पढ़ेंगे इसको, फिर C4AF बनता है, फिर C2S बनता है। तो ये 4 चीज़ें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, दैट इज कैल्सिनेशन जोन। ये 4 चीज़ें कैल्सिनेशन जोन में बनती हैं। कैल्सिनेशन जोन का टेम्परेचर रेंज कितना है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ही कैल्सिनेशन जोन में रॉ मटेरियल जाएगा यानी कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था दैट इज लाइम। तो लाइम में आपको क्या बताया था कि जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का कैल्सिनेशन करते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं 600 डिग्री से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो लाइम स्टोन है यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट जाता है किसमें, लाइम में। तो जो लाइम स्टोन वाला पार्ट है दैट इज जो कैल्केरियस वाला पार्ट है वो टूट जाता है किसमें, लाइम में। कहाँ पे, 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, यहाँ मान लीजिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो लाइम स्टोन मैक्सिमम 800 डिग्री पे तो डिकम्पोज हो ही जाएगा। तो उसमें से लाइम बाहर हो गया और क्ले पहले ही डिकम्पोज हो चुका था, मतलब उससे सिलिका एल्यूमिना सारी चीज़ें बाहर आ गई थी। तो जैसे ही जो टेम्परेचर है वो समवेयर हेयर 1000 डिग्री के आसपास पहुँचता है, 1000 डिग्री के आसपास, तो होता क्या है, क्ले जो डिकम्पोज हुआ है उससे जो इंग्रेडिएंट्स बाहर निकले हैं और लाइमस्टोन के डिकम्पोजिशन के बाद उसके इंग्रेडिएंट यानी कि जो लाइम है वो रिएक्ट कर जाता है किससे, एल्यूमिना से, सिलिका से, आयरन ऑक्साइड से, मैग्नीशिया से, और पहला कंपाउंड क्या बनाता है, C3A पहला कंपाउंड बनता है। फिर जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा और आगे जाता है तो फिर से रिएक्शन होता है और नेक्स्ट कंपाउंड बन जाता है समवेयर हेयर 1100 या 1050 के आसपास। कहने का मतलब ये है कि C4AF ये है C4AF का फॉर्मेशन एंड दिस इज C3A। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना कि C3A और C4AF में कौन बनता है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर रेंज है बहुत नैरो है। तो दोनों सबसे पहले वैसे देखा तो C3A ही बनता है देन C4AF, लेकिन गैप क्या है, बहुत कम है। तो C3A बन गया, फिर क्या बन गया, C4AF। जैसे ही रॉ मटेरियल फिर आगे गया तो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 1300 के आसपास या 1350 भी कह सकते हैं, एग्जैक्ट तो बता भी नहीं सकते हम लोग, C2S बनता है, C2S। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर आपने 1350 के बाद ही इन रॉ मटेरियल को बाहर निकाल दिया, सीमेंट बनेगी ही नहीं, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट इज C3S वो तो अभी बना ही नहीं है। उसको बनने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए अगर आप देखेंगे
तो 1450 के आसपास टेम्परेचर, या 1420 या 1425 कह देते हैं, इसके समवेयर इस टेम्परेचर के आसपास क्या बनता है, C3S। तो इन्हीं चारों कंपाउंड क्या कहते हैं, वोक्स कंपाउंड। क्या कहते हैं इनको, वोक्स कंपाउंड। क्लियर। ये इतना डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट फिर भी आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपको इजीली समझ में आ सकती हैं अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद ये जो इंग्रेडिएंट बन गए, उनको इधर कहीं रख लिया गया कूलिंग जोन में, ये ठीक है। इसे कहा जाता है क्लिंकर। इसे क्या कहा जाता है, क्लिंकर। अब ये क्लिंकर में 4 चीज़ें थी, C3A था, C4AF था, C2S था, C3S था। इनको क्या कहा जाता है, वोक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आज हमको यही चीज़ें पढ़नी थी। अच्छा, ये जो चैम्बर है ये क्या बता रहा है, ये फ्यूल बता रहा है, कोयला है, इसमें पाउडर्ड कोल है, जिससे हम बर्निंग का काम करते हैं। अगर आपको वाइट सीमेंट बनानी है, और वाइट सीमेंट बनानी है तो हाँ, कोयले की बजाय क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑयल एज अ फ्यूल। क्योंकि जब कोयले से चीज़ें बनती हैं तो उसमें डार्कनेस आ जाती है, ग्रे कलर का आ जाता है। अदरवाइज अगर आपको कलरलेस सीमेंट बनानी है तो उसमें जितने भी कलरिंग कंपाउंड है उनको निकाल करके इनकी बर्निंग किस पे करनी होती है, ऑयल फुल पे, सो दैट फ्लेम की वजह से उसमें डिकलराइजेशन ना आए। चलिए, वो तो टाइप्स ऑफ सीमेंट में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्लिंकर का मतलब वो कंपाउंड कितने होते हैं, 4, और यही है सीमेंट। देखो फिर से यहाँ बता देता हूँ मैं, जो क्लिंकर है इसकी फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। क्लिंकर में पहले जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो रॉ मटेरियल में मैंने आपको CaSO4 लिखा था, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम को हम ग्राइंडिंग के टाइम मिलाते हैं, क्योंकि पहले आप मिलाएंगे तो .H2O वाला जो पार्ट है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा। इसीलिए इसको जब क्लिंकर बन जाता है बर्निंग के बाद ग्राइंडिंग के वक्त मिलाते हैं, नहीं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टी फिर आपको नहीं मिल पाएगी। तो क्लिंकर और जिप्सम की जब फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब 90 माइक्रोन तक इसको ग्राइंड करते हैं, तो क्या बन जाता है, सीमेंट। यही है सीमेंट, है ना। तो वो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वही सीमेंट की प्रॉपर्टी है। तो कितने वो कंपाउंड बनते हैं, 4। तो अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से वो कंपाउंड का क्या क्या रोल होता है सीमेंट में, और कितना परसेंटेज में वो बनते हैं, ठीक है। और सीमेंट की प्रॉपर्टी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले वो कंपाउंड पढ़ लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर में इसको अरेंज किया है, दैट इज बेस्ड की सबसे ज़्यादा कौन बनता है। तो इसमें देखिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaO.SiO2 कह लीजिए, और इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है C3S। ये कितना बनता है, 30 से 50%, ये रेंज है। और ऑन एन एवरेज कितना बनता है, 40%। डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaO.SiO2 यानी कि C2S, ये सेकेंड नंबर पर बनता है। इसकी एवरेज क्वांटिटी कितनी होती है, 32%। तीसरा जो क्वांटिटी बनता है दैट इज C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, 5 से 11%, ऑन एन एवरेज 10.5% बनता है ऑर्डिनरी सीमेंट में। एंड थर्ड इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड 4CaO.Al2O3.Fe2O3, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है C4AF, ठीक है। इनके और भी नाम है, जैसे C3S को एलाइट कहा जाता है, C2S को बेलाइट, C3A को सेलाइट, एंड C4AF को फेलाइट कहा जाता है, फेलाइट, ओके। अगर इसका फंक्शन अगर मैं आपको ना बताऊं तो भी आप कुछ बेसिक आइडिया, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, रॉ मटेरियल जब आपको मैंने पढ़ाया था तो सिलिका का क्या फंक्शन है, एल्यूमिना का क्या फंक्शन है, लाइम का क्या फंक्शन है, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए कैसे, ये जो पहला इंग्रेडिएंट है इसमें सिलिका दिख रहा है, दूसरे में भी सिलिका दिख रहा है कि नहीं, और सिलिका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रॉ मटेरियल में पढ़ाया था, दैट इज स्ट्रेंथ। तो एक बात समझ में आ जाती है कि ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, स्ट्रेंथ के लिए। एक रफ आइडिया तो लगा ही सकते हैं ना, बिकॉज इसमें क्या है, सिलिका है, लाइम तो सब में ही कॉमन है। अच्छा, इसमें आपको एल्यूमिना दिख रहा है Al2O3, इसमें भी एल्यूमिना दिख रहा है कि नहीं। जब रॉ मटेरियल पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था, एल्यूमिना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेटिंग टाइम के लिए। तो सीमेंट की दो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट वन इज द स्ट्रेंथ एंड सेकेंड वन इज द सेटिंग टाइम। तो जो शुरू के दो वोक्स कंपाउंड है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेंथ के लिए, और लास्ट के दो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सेटिंग टाइम के लिए। कैसे पता लगाया मैंने, क्योंकि इसमें मुझे सिलिका दिख रहा है और रॉ मटेरियल को मैंने अच्छे से पढ़ा था, मुझे पता था सिलिका से क्या आती है, स्ट्रेंथ, तो इन दोनों से क्या आती होगी, स्ट्रेंथ, और इन दोनों से क्या आती है, सेटिंग टाइम। अभी जो स्ट्रेंथ है ये दो टाइप का हो जाता है, इनिशियल स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। सिमिलरली जो सेटिंग टाइम वो कितने टाइप का है, दो टाइप का, पहला इनिशियल सेटिंग टाइम है, दूसरा फाइनल नहीं फ्लैश सेट। थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है, चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्लैश सेट क्या होता है। तो इसका जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ के आपको बता देता हूँ। जो
C3S है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर 7 डेज स्ट्रेंथ, शुरू के 7 दिन की स्ट्रेंथ किसकी वजह से आती है, C3S की वजह से आती है। इट इनेबल्स, ये आपको कई जगहों पे, बहुत जगहों पे नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत से ये डाटा लेके आया गया है। तो सेटिंग टाइम तो आ गया। दूसरा देखिए, इट इनेबल्स क्लिंकर इजी टू ग्राइंड, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं इसको पढ़ रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, सुनिए। इट इनेबल्स क्लिंकर इजी टू ग्राइंड एंड ऑल्सो इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग। ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या है, एक्सेस, अगर C3S की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इट इंक्रीजेज द हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सीमेंट इन वाटर, और इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होती है, 502 जूल। डाटा जो मैं लिख रहा हूँ ये 1-2 जूल प्लस माइनस हो सकता है, जितनी किताबें पढ़ेंगे सब में आपको 1-2 का डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो C3S क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो ये है कि स्ट्रेंथ देता है शुरू के 7 दिनों में, और दूसरा क्या है, इट इनेबल क्लिंकर टू इजी टू ग्राइंड, जब क्लिंकर की हम ग्राइंडिंग करते हैं और C3 की क्वांटिटी अगर ठीक ठाक है तो क्लिंकर आसानी से पिस जाते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि C3S की प्रॉपर्टी को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन 502 जूल है, जिसकी वजह से आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जब मैं आपको डिस्कस करूंगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो उसमें इन डिटेल बताऊंगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है सीमेंट पे। अब आते हैं सेकंड, दैट इज C2S। C2S देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट एट अर्ली एज लेस देन अ मंथ। C2S हैज लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। मतलब शुरू के 1 महीने में C2S जो है उसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस पे बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है, और शुरू के 7 दिन में तो बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन C3S इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ, और 7 दिन के बाद C3S जो है उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। मतलब 14 दिन तक, मतलब 7 दिन तक पूरा इन्फ्लुएंस रहेगा, फिर 7वें दिन के बाद C3S का इफेक्ट कम होना चालू हो जाता है, और C2S का इफेक्ट बढ़ना चालू हो जाता है। लेकिन C2S 1 महीने तक उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाता, 28 डेज तक उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता। 28 डेज के बाद ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है, जिसको हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। देखिए, इट इम्पार्ट्स रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, इसकी एक और प्रॉपर्टी है, इससे क्या आ जाता है, केमिकल अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाता है। एक्सेस ऑफ C2S कॉज लेस रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग। देखो, C3S की वजह से फ्रीजिंग एंड थॉविंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस अच्छा आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था, लेकिन C2S की वजह से फ्रीजिंग एंड थॉविंग का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि इस जो हम सीमेंट बनाने वाले इसको कहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो अगर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जैसा कि आपके सिलेबस में भी है, तो एक ऐसा सीमेंट यूज़ करें जहाँ पे फ्रीजिंग और थॉविंग की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। दैट मीन्स उसमें C3 की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा। तो अगर वो कंपाउंड का बेसिक फंडा आपको पता है, तो जो टाइप्स ऑफ सीमेंट आप पढ़ेंगे उसमें क्या होता क्या है, जो वो कंपाउंड है उनकी परसेंटेज को अगर कम ज़्यादा कर देते हैं या फिर कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं, तो सीमेंट का नाम बदल जाता है, क्वालिटी बदल जाती है। इस वजह से जो वो कंपाउंड के फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से सुनिए। और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन देखिए 260 जूल पर ग्राम होता है। फिर से कह रहा हूँ, ये जो वैल्यूज लिख रखा हूँ मैं, 1-2 जूल वेरी हो सकता है अगर आप अलग अलग बुक्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दैट इज C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। इट इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम बाय रैपिडली रिएक्टिंग विथ वाटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेटिंग टाइम के लिए इनिशियल। रेजिंग ऑफ C3A कंटेंट रिड्यूसेज दी सेटिंग टाइम। अगर C3A की कंटेंट को आप बढ़ा दोगे, सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर सीमेंट में आप वाटर मिलाते हैं तो धीरे धीरे सीमेंट और वाटर का रिएक्शन होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन, और सीमेंट हार्ड होना चालू हो जाता है। लेकिन अगर C3A की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो सीमेंट जल्दी हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये बात इसमें लिखी हुई है। वीकेन द रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक एंड लोअर्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, 867, कहीं कहीं 865 भी लिखा आपको मिल सकता है। ये बात समझते हैं कि इससे अल्टीमेट स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कारण क्या है, सबका कारण हीट ऑफ हाइड्रेशन ही है। तो एक बार मैं इन सबके हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में बताऊंगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन के कम या ज़्यादा होने से क्या हो सकता है। तो आप ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिएगा। यहाँ बस मैं पढ़ के बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन मैं तभी दे पाऊंगा जब आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन का फंडा समझा दूंगा। सारी चीज़ एक साथ तो बता नहीं सकते। C4AF देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट। देखिए, फाइनल सेट नहीं, क्या है, फ्लैश सेट। ये क्या होता है, वो भी किस पर डिपेंड करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन पे। कितनी होती है, 419 जूल पर ग्राम, कहीं कहीं 420 भी दिया रहता है। एक्सेस ऑफ C4A कंटेंट रिड्यूसेस दी स्ट्रेंथ। तो ये इनके फंक्शन होंगे वोक्स कंपाउंड के, यानी कि सीमेंट का ही फंक्शन है। सीमेंट में 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो सीमेंट में पूरा कवर कर लेते हैं सीमेंट का, फिर और टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे। सीमेंट में जब आप वाटर मिलाओगे तो क्या बनता है, पेस्ट। अब एक प्रश्न आता है कि सीमेंट में कितना पानी मिलाना चाहिए, सीमेंट में कितना पानी ऐड करें कि C4AF, C3A, C3S, C2S
सबको हाइड्रेशन के लिए वाटर अवेलेबल हो सके। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 23%, वैसे तो 22.5% एग्जैक्ट होता है, बट लॉसेस को कंसीडर करके अबाउट 23% रिक्वायर्स टू कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ C3S एंड C2S। मेनली जो स्ट्रेंथ या हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट इज C3S और C2S, क्योंकि इनका परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो इनकी कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना पानी मिलाना पड़ता है 23% बाई वेट। अगर आप 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं तो 23 ग्राम क्या लेना पड़ेगा आपको, वाटर। तो इससे आपका सीमेंट क्या हो जाएगा, सारे केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे। बट अगर जैसे ही सारे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेंगे, हो जाएंगे, सीमेंट में स्टिफनेस आ जाएगी, मतलब वो हार्डनेस की तरफ मूव कर जाएगा, जिसकी आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यूज़ होने के लिए सीमेंट कैसा होना चाहिए, पेस्ट के फॉर्म में होना चाहिए। तो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी मिलाना पड़ता है, जिसको कहते हैं, और कितना एक्स्ट्रा मिलाते हैं, 15% रिक्वायर्ड फॉर द जेल प्रिपरेशन। तो अगर आप सीमेंट में 38% पानी मिलाते हैं बाई वेट, तो आप सीमेंट को यूज़ कर पाते हैं। इसमें आपको केमिकल रिएक्शन भी आ गया और जेल प्रिपरेशन भी आ गया। फिर जब सीमेंट में वाटर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा पेस्ट। ओके, पेस्ट। अब पेस्ट का मीनिंग क्या है, देखो सीमेंट भी एक केमिकल है, C3S C2S ये सारी चीज़ें, प्लस वाटर H2O। जब उन दोनों को मिलाते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो ये 4 चीज़ें बन जाती हैं सीमेंट में। 4, देखिए 4 चीज़ें बन जाती हैं। पहले बनता है एट्रिनगाइट, केमिकल फॉर्मूला ये है, ठीक है, ये 15 से 20% बनता है। फिर बनता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, ये सबसे ज़्यादा बनता है 50 से 60%। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस 20 से 25%। और बनता है वॉइड, खाली जगह तो रहती है, कितनी बनती है, 5 से 6%। देखिए ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये मैंने क्यों लिखा है, ताकि मैं आपको एक बात बता सकूं। आप किसी भी केमिकल कंपाउंड में देख लीजिए, यहाँ पे लाइम दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी लाइम दिख रहा है। ये लाइम कैसे है, जब इसको आप हीट करेंगे, मतलब जब आप सीमेंट को यूज़ कर लेंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा H2O तो उड़ जाएगा, क्या बच जाएगा इसमें, CO2 उड़ जाएगा, और क्या बच जाएगा इसमें, CaO। यहाँ से भी लाइम बच जाएगा आगे चल करके। तो कहने का मतलब जैसे जैसे सीमेंट हार्ड होती जाएगी, हार्ड हो जाएगी, अल्टीमेटली क्या बचेगा, लाइम, क्योंकि सब में लाइम की क्वांटिटी है। और ये लाइम क्या करेगा, एटमॉस्फियर से CO2 एब्जॉर्ब करेगा और क्या बनाएगा, CaCO3। मतलब ये सारे केमिकल्स जब सीमेंट पेस्ट फॉर्म में रहेगा, जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होता जाएगा तो कहाँ अप्रोच करेंगे, ये लाइम की तरफ। और लाइम एटमॉस्फियर से CO2 एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कहने का मतलब लाइम से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है कि नहीं। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जो कंक्रीट है और या फिर जो सीमेंट का मोटर है, वो स्ट्रेंथ गेन करता जाएगा। कारण क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन आपको लाइम में पढ़ाया था। CaCO3 का जब कैल्सिनेशन कराया था तो क्या बना था, CaO प्लस H2O, ठीक है। और जब Ca और H2O मिलकर क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो हाइड्रोक्साइड का जो वाटर है, जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो फिर से क्या बन जाता है, CaCO3 बाई कंबाइनिंग विथ CO2। तो ये बताने का पर्पज़ क्या था कि सीमेंट या कंक्रीट जो है वो समझता है स्ट्रेंथ कैसे गेन करता है, बिकॉज उसके अंदर का जो लाइम है वो एटमॉस्फियर से CO2 एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट की तरफ अचीव करता है। तो ये पूरा था सीमेंट के बारे में। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, उसको समझना बहुत जरूरी है। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसको एक और नाम से जाना जाता है हीट ऑफ इवोल्यूशन। हीट ऑफ इवोल्यूशन। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका होता है, अगर आपको याद हो, C3A सबसे ज़्यादा, उससे कम किसका होता है, C3S, उससे कम किसका होता है, C4AF, और सबसे कम किसका होता है, C2S। मैं एक बार यहाँ लिख भी देता हूँ, C3A का हीट ऑफ हाइड्रेशन 867 जूल पर ग्राम, इसका कितना होता है 500 जूल पर ग्राम, ये कितना होता है 419 जूल पर ग्राम, और ये होता है 262 या 260 के आसपास, हाँ 260 जूल पर ग्राम। तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। देखो जब आप सीमेंट में वाटर मिलाएंगे तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी केमिस्ट्री है। तो जिस चीज़ का हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, उससे मीनिंग क्या है कि सीमेंट जब पानी से रिएक्ट करता है, यानी कि जब C3 ये रिएक्ट करेगा तो इतना हीट निकालता है। और जिसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है वो पानी से तेज रेट से रिएक्ट करता है, मतलब सबसे पहले रिएक्ट करता है, तेज नहीं, सबसे पहले रिएक्ट करता है। जब सीमेंट में पानी मिलाएंगे तो सबसे पहले रिएक्शन किसका होगा, C3A का,
देन उसके बाद कौन रिएक्ट करेगा, C3S, देन C4AF और देन C2S, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्ट करता है। अब मान लो आपने C3A की क्वांटिटी बढ़ा दी, ज़्यादा कर दी, तो होगा क्या, ये पानी से रिएक्ट करके पानी को इवेपोरेट कर देगा। अब इसको वाटर कम मिलेगा, जब वाटर कम मिलेगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इससे क्या आता है स्ट्रेंथ, और इसको तो वाटर मिलेगा ही नहीं। तो इसी वजह से सबकी प्रोपोर्शनिंग हम ऐसे करते हैं कि सबको कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल रहे, सो दैट स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम को हम दोनों को अच्छे से गवर्न कर सकें। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि सीमेंट को रैपिडली सेटिंग बना दूं, तो C3A का क्वांटिटी अगर मैं बढ़ा दूंगा, C3A की क्वांटिटी अगर बढ़ा दूंगा मैं, तो पानी से रिएक्शन ये जल्दी कर लेगा, जिसकी वजह से सीमेंट जल्दी हार्ड हो जाएगा। अगर आपको मान लो सीमेंट को लो हीट सीमेंट बनाना है या फिर स्लो सेटिंग सीमेंट बनाना है, तो C2S सबसे लास्ट में रिएक्शन करता है ना पानी से, इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। तो ये चीज़ें हैं जो गवर्न करती हैं। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको अरेंज करो बढ़ते या घटते क्रम में हीट ऑफ हाइड्रेशन के। और एक और पैरामीटर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन या फिर रेट ऑफ इवोल्यूशन। स्टूडेंट्स कई बार इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, इस वजह से मैं सोचा इसको बता दूं। इवोल्यूशन, देखो रेट ऑफ इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है। C3A वाटर से रिएक्ट करके 867 जूल की हीट देता है, अच्छी बात है, बट ये 502 देता है, ये 419 है। एक होता है रेट, सबसे तेज रेट से हीट कौन देता है। प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ, ये 867 का हीट देता है मान लो 2 घंटे में, और ये 502 जूल का हीट देता है आधे घंटे में, तो किसका रेट ज़्यादा हुआ, ये। इसका मतलब पानी से पहले तो रिएक्ट ये किया, लेकिन तेज रेट से कौन रिएक्ट कर रहा है, ये। तो उसी को बोलते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो इसका एक्चुअल जो क्रम है वो ऐसे है, सबसे तेज रेट से कौन रिएक्ट करता है, C4AF एंड देन C3A एंड देन C3S और सबसे लास्ट में C2S। तो ये जो C4AF है, इसका रेट बहुत तेजी से है, मतलब ये पानी से रिएक्ट तो करता है, भले ही तीसरे नंबर पर रिएक्ट करता हो, लेकिन ये 419 एनर्जी सबसे जल्दी निकाल देता है। दैट्स वाई दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं इसमें, इस पूरे डायग्राम के थ्रू, अगर आपको वो कंपाउंड का फंडा क्लियर है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले दैट इज टाइप ऑफ सीमेंट। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, और सीमेंट एक बार आपको समझ में आ गया तो कंक्रीट डेफिनेटली आप समझ लेंगे कि कंक्रीट की मेन सारी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं, सीमेंट की प्रॉपर्टी पे। और अगर आपको कंक्रीट समझ में आ गया तो आरसीसी के जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, अगर सपोज आरसीसी से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके प्री एग्जाम में, तो डेफिनेटली 7 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग इसके बाद पीसीसी पढ़ेंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसकी सारी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंडेंट है, सीमेंट पे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, सो दैट हम आगे कंक्रीट को अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू।